दयासरा फाउंडेशन के सेशन में आप सबका स्वागत है। अभी 4 बज रहे हैं और हम शुरुआत करेंगे। हमारे एक्सपर्ट मिस्टर अजिंक्य भी यहाँ पे है और वेलकम अजिंक्य फॉर द सेशन। गुड इवनिंग एवरीवन। ऑल राइट, तो 4 बज गए और हमारे जो अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कशंस चालू रहते हैं। तो दयासरा फाउंडेशन के इन सेशंस में सभी एंटरप्रेन्योर्स का स्वागत है। दयासरा फाउंडेशन ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो डॉक्टर आनंद देशपांडे जी ने शुरू की। इट्स अ फैमिली फाउंडेशन और 6 साल अभी दयासरा फाउंडेशन को हो गए। दयासरा फाउंडेशन की शुरुआत पुणे में हुई और पुणे में काम करते हुए अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स के साथ में उनके जो छोटे बिजनेसेस है, शायद वो फूड हो, फैशन, ब्यूटी, होम प्रनरशिप, नहीं तो कोचिंग क्लासेस, इन सब बिजनेसेस तो इन बिजनेसेस के लिए कुछ ना कुछ रिसोर्सेस तैयार करने का काम दयासरा फाउंडेशन ने किया। और पिछले 6 सालों से दयासरा फाउंडेशन अभी इस काम में लगी हुई है। हमारी 35 to 40 पीपल टीम है जो इस काम में लगी हुई है। तो इंडिया में बहुत सारे एमएनसीज या बहुत बड़े कंपनीज भी है, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी यानी हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है वो निर्भर है इन छोटे बिजनेसेस के ऊपर। क्योंकि ये छोटे बिजनेसेस, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जॉब क्रिएशन। तो जॉब्स के लिए और छोटे बिजनेसेस जो फैमिलीज को सपोर्ट करते हैं, इसके लिए छोटे बिजनेसेस का अलग इम्पोर्टेंस इंडियन इकोनॉमी में है। और आगे जाते हुए जैसे हम अभी देखते हैं कि पैंडेमिक के टाइम में भी और पैंडेमिक के बाद भी बहुत सारे बिजनेसेस अभी ऑनलाइन यानी डिजिटल का सपोर्ट लेना शुरू कर दिए हैं और छोटे बिजनेसेस भी इसमें पीछे नहीं है। The Asra Foundation is absolutely equipped to help, and we are promoting more and more processes, systems, or small tools on the digital technology front that will help entrepreneurs. Entrepreneurs को वो मदद करती है जिसके माध्यम से entrepreneurs खुद के बिजनेस को बढ़ा पाए। तो स्टार्ट करने में, मैनेज करने में और ग्रो करने में दयासरा का इनपुट है। हमारे एक पार्टनर है, उनका नाम है वकील सर्च। और आज जो हमारे गेस्ट एक्सपर्ट आए, मैं उनको गेस्ट नहीं बोलूंगा क्योंकि हम वकील सर्च और दयासरा फाउंडेशन साथ में काम करते हैं। तो वकील सर्च is an organization that works in the area of legal compliances all over India, पैन इंडिया काम करते हैं। और दयासरा का काम भी अभी पुणे, महाराष्ट्र से बहुत सारी स्टेट्स में पहुंच चुका है, जिसमें कर्नाटक है, जिसमें यानी बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स हैं जहाँ पे हम पहुंचे हुए हैं। जगन्नाथपुरी में हमारा काम है और बहुत सारे अलग अलग टाइप के काम इंडिया में चालू है। अजिंक्य, वेलकम। और आपसे हम शुरुआत में आपके वकील सर्च के बारे में जानना चाहेंगे और आप ही अकाउंट्स और फाइनेंस के एरिया में और कंप्लायंसेस के एरिया में आपका एक्सपर्टीज है, तो उसके बारे में भी आपसे हम जानना चाहते हैं। श्योर, थैंक यू आनंद। तो सबसे पहले सभी का स्वागत है आज के सेशन में। तो माय नेम इज अजिंक्य मेटांगले। मैं वकील सर्च के साथ करीबन अभी 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे एज अ अकाउंट्स एंड फाइनेंस एंड एनालिस्ट ज्वाइन हुआ था। अभी करंटली आई एम एज एन असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स एंड इंटीग्रेटेड टैक्सेशन, which includes income tax, GST filings and other indirect taxes and direct taxes as well. तो इसमें वकील सर्च एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, पैन इंडिया अवेलेबल है थ्रू आउट, राइट। वकील सर्च आपका हाथ तब से पकड़ता है जब आपको एक कंपनी या कुछ भी, आपको एक बिजनेस स्टार्टअप करना है, और वहां से लेके आपके एंड कंप्लायंस नीड्स तक, जब आपका इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, जैसे इफ यू आर फॉर्मिंग अ कंपनी, तो आपका इनकॉर्पोरेशन हो जाता है या पार्टनरशिप एलएलपी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो रजिस्ट्रेशन में आपकी हेल्प करता है। उसके साथ साथ कोई लीगल ड्राफ्टिंग कंप्लायंसेस, उसमें भी आपकी हेल्प की जाती है। उसके अलावा आपके अकाउंट्स, आपके ऑडिटिंग, आपकी जीएसटी फाइलिंग्स, आपकी इनकम टैक्स कंप्लायंसेस, अदर इंटरनेशनल और डायरेक्ट नेशनल टैक्सेस कंप्लायंसेस, और या और कोई सर्टिफिकेशंस, रजिस्ट्रेशंस, जो भी एक बिजनेस को सारे जो नीड्स लगते हैं
उसके लिए वकील सर्च आपको थ्रू आउट हेल्प करता है, ताकि एक बिजनेसमैन को अपने सिर्फ बिजनेस पे फोकस कर सके, जो उसका कोर एक्टिविटी है उस पे फोकस कर सके, और जो कंप्लायंसेस पार्ट है वो आप एक एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन पे अगर आप छोड़ देते तो आप थरोली आपके बिजनेस पे फोकस कर सकते हैं, और बाकी चीजें भी आपकी साइड बाय साइड कंप्लायंसेस भी मेंटेन होते रहेंगे। सो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं अबाउट लाइक आपको कुछ जो भी है बिल्कुल। इश्यूज। तो अजिंक्य, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स और जीएसटी, इन दो टॉपिक्स के बारे में। करेक्ट। और मैं सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ में आज हमारे डियासरा के टीम मेंबर है नीतीश कुलकर्णी, वो भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो बाद में वो भी हमें हेल्प करेंगे बताने के लिए कि आप डियासरा से सपोर्ट कैसा ले सकते हैं। देयासर और वकील सर जो एक साथ में काम करता है, उसके बारे में आप सपोर्ट कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में। रिटर्न्स ऐसा होता है कि छोटे बिजनेसेस में बहुत बार इनकम टैक्स पे करना, इसमें जो रेगुलरिटी है वो कभी कभी स्किप होती है। नहीं तो इनकम टैक्स भरने की आदत जो होती है वो हर टाइम पे छोटे बिजनेसेस को होती है, ऐसे नहीं। लेकिन इनकम टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा क्वेश्चन, मुझे शुरुआत इससे करना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स रिटर्न यानी क्या, और इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करना चाहिए। ओके, तो इनकम टैक्स रिटर्न मतलब जैसे अगर आप नाम से जाते हैं तो इनकम टैक्स आपके जो डायरेक्टली आप जो इनकम अर्न करते हो, कोई भी सोर्सेस होते हैं इनकम सोर्स अर्न करने के, हो सकता है आपकी कोई बिजनेस रन कर रहे हो जिससे आप फिट हो रहे हैं, आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, आपको कंपनी सैलरी दे रही है और आप सैलरी इनकम आ रही है। सिमिलरली आपकी हो सकती है आपने किसी बैंक में एफडी करवा रखी हो, उसमें आपको फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट हो रहा है, तो दैट इंटरेस्ट बिकम्स योर इनकम। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, मान लो आपने जैसे 1 लाख में कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसको आपने 1,20,000 में बेच दी, तो 20,000 आपने उसमें प्रॉफिट कमाया हुआ है, तो 20,000 आपकी इनकम हुई। तो बेसिकली इनकम टैक्स रिटर्न, अगर नाम से रिटर्न ऐसा कहता है कि आपके जो भी इनकम आपने अर्न की हुई है, जो भी इनकम इंक्लूड्स लॉसेस एज वेल। तो यदि किसी आपने बिजनेस वेंचर ले लिया है, आपको लॉस भी हो गया है, तो भी, तो आपने अगर कुछ इनकम या कोई लॉसेस या कोई प्रॉफिट्स या कोई गेन्स अर्न किया हुआ है, तो ये आप रिपोर्ट कीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ताकि आपका एक एज ए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी कंप्लायंस हो सके, और उसके अलावा इन एज अ गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से भी हम अगर देखते हैं तो उनको भी एक डेटा मिल सके अबाउट देयर पॉपुलेशन। जैसे हम जनगणना जिसे कहते हैं वो होती है, उसमें पॉपुलेशन का हेड काउंट होता है। तो उसमें सिमिलरली जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी ये काइंड ऑफ डेटा कलेक्ट करता है फॉर देयर बेनिफिट, ताकि एक जीडीपी ग्रोथ हम जिसे कहते हैं, इंडिया एज अ कंट्री कहाँ कैसे ग्रो कर रहा है। तो इंडिया तो एक कोई पर्सन नहीं है जो ग्रो कर रहा है, इंडिया की जो पॉपुलेशन, जो जनता है, हम लोग जो है, जो सब इनकम अर्न करते हैं, तो वी बिल्ड अप एज अ नेशन। सो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रिटर्न है विच वी हैव टू फाइल। उसमें वेरियस फॉर्म्स होते हैं अलग अलग टाइप के। जैसे अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयज हो तो ITR 1 जिसे कहते हैं सबसे इजीएस्ट फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, तो वो कहते हैं उसे ITR 1। तो सिमिलरली अगर आप डायरेक्टर हो किसी कंपनी में और आपके जितने अलग अलग सोर्सेस है बिजनेस के, तो उसमें आपको ITR 2 फाइल करना होता है। यदि आप कोई नॉर्मल सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेसेस हो, तो आपको ITR 3 फाइल करना होता है, ITR 4 फाइल करना होता है। सिमिलरली आप यदि एक कंपनी हो, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उसमें आपको ITR 6 फाइल करना होता है, और आप LLP पार्टनरशिप्स वगैरह हो तो आपको ITR 5 फाइल करना होता है। तो ये तो हो गया ITR फाइलिंग फॉर्म्स। और ITR आपको मतलब क्या है रहता है इनकम टैक्स रिटर्न्स। बिल्कुल अजिंक्य, एक क्वेश्चन है कि अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉय है और वो साथ में कुछ बिजनेस कर रहा है, तो उनको कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है। फॉर्म एप्लीकेबल है। तो यदि आप एकदम बिजनेस में, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ITR 4। जैसे सैलरी के लिए एक सिंपल फॉर्म होता है ITR 1। तो यदि आपको बिजनेस में, आप 44AD एक सेक्शन होता है जिसमें आपको बुक्स ऑफ अकाउंट ज्यादा मेंटेन नहीं करने पड़ते। यदि आपका बहुत छोटा बिजनेस है, सारी चीजें आपको ही करनी है, एक सोल प्रोप्राइटर है जो सब चीजें अकेला मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में एक ITR
4 करके फॉर्म होता है जिसमें अपन बिजनेस इनकम रिपोर्ट करते हैं 44AD के अंदर, जिसमें हमें सिर्फ 8% एंड अबव प्रॉफिट रिपोर्ट करना है इफ योर टर्नओवर इज 2 करोड़ रुपीस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आप 2 करोड़ के नीचे आपका टर्नओवर है, आपका बिजनेस छोटा है, तो आप इसको 8% के ऊपर आप यदि प्रॉफिट आप रिपोर्ट करते हो इसमें, तो आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट कितने एक्सपेंसेस हुए, क्या क्या हेड में कितने हुए, सारे बिल्स कहाँ कहाँ, ये सब मेंटेन करने की जरूरत नहीं है और आप डायरेक्टली एक बिजनेस आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो उसके साथ इजीएस्ट फॉर्म ऑफ आईटीआर अगर आपको फाइल करना है विद सैलरी एंड बिजनेस इनकम, तो आप आईटीआर कर सकते हैं उसमें करने का। यदि आपके पास थोड़े से डिटेल्स ज्यादा है या किसी एप्लीकेबल केसेस में आप ITR 4 फाइल नहीं कर पाते, तो ITR 3 एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म है जिसमें सारे फॉर्म्स ऑफ आपके इनकम्स रिपोर्ट कर सकते हैं, सैलरी, कैपिटल गेन, इनकम, बिजनेस इनकम, शेयर्स, इंटरेस्ट, एवरीथिंग। बिल्कुल। और जैसे आपने बोला कि इनकम टैक्स रिटर्न के अलग अलग तरीके के फॉर्म्स होते हैं, लेकिन जब हम हमारे बिजनेस के बारे में सोचते हैं और इनकम और एक्सपेंस और प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, तो बहुत बार हमें ये भी मालूम नहीं होता है कि हम एक्सपेंसेस कौन कौन सी हेड्स पर कर सकते हैं, मीनिंग कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक्स मुझे ऑफ थोड़ा अकाउंट। बेनिफिट्स के बारे में पूछना था कि आईटीआर फाइल करने के बेनिफिट्स क्या क्या है। ओके ओके। सो आईटीआर फाइल करने का सबसे मेन जो रीजन भी होता है, अगर आप कॉमनली भी देखेंगे तो सबका मेन रीजन होता है आईटीआर फाइल करने का, लोन मुझे मिल सके। सबसे पहले आप बैंक में सबसे पहले जाते हैं तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपको नाम, पैन, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के सबसे पहले भी वो बोलेगा सर आप आईटीआर है क्या आपके पास पिछले 2-3 साल का, आप मुझे बताइए। तो सबसे मेन रीजन है जो आईटीआर फाइल भी इसीलिए करते हैं लोग कंप्लायंस मेंटेन की, ताकि एक बैंक से जिनको सीसी, बिजनेस लोन या क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल मतलब अवेल करवानी है, तो उसके लिए एक आईटीआर मैंडेटरी है, बिकॉज दैट एक्ट्स एज योर सोर्स ऑफ इनकम। सो फर्स्ट बेनिफिट हो गया आपका इनकम प्रूफ। तो सबसे कॉन्क्रीट प्रूफ है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट जो सबसे मेन एक्ट है अपने मतलब जितने बाकी एक्ट्स है इनकम से रिलेटेड, तो उसमें सबसे कॉन्क्रीट प्रूफ बन जाता है, क्योंकि ये नेशनल मतलब रन है और इसमें आपको किसी भी चीज का मतलब फ्रॉड या इस चीज का होता नहीं है, सब मोस्ट एक्यूरेट डेटा होता है और ये गवर्नमेंट रिलायबल है, इसलिए बैंक्स भी सारे इस पे रिलाय करते हैं और आपके आईटीआर पे रिलाय, इतनी वैल्यू है उसकी। तो इसलिए सबसे पहला बेनिफिट है कि आपका ये इनकम प्रूफ करके एक्ट करते हैं, तो आपको कुछ और सबमिट करने की जरूरत नहीं इनकम के लिए। देन सेकेंडली बेनिफिट है कि यदि आपको कोई लोन लेना है बैंक से या कोई भी फैसिलिटी अवेल करनी है, तो उसलिए आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, क्योंकि ये आपकी एक इनकम की रिकॉर्ड हिस्ट्री क्रिएट करता है और आपका एक प्रूफ रहा कि ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड पर्सन है, ये डिफॉल्ट नहीं करेगा लोन, क्योंकि इसकी हिस्ट्री इतनी अच्छी है और इनकम टैक्स रिटर्न भी स्ट्रांग है। तो इसीलिए वो आपको लोन भी इजीली अवेल कर देंगे, आपको कोई दिक्कत ही नहीं जाएंगी, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी लोअर लगेगा उसमें, और ये सब बेनिफिट्स हैं। थर्डली, यदि आपको इंडिया के बाहर जाना है, आपको वीजा एप्लीकेशन करना है, तो उसमें मैंडेटरी क्राइटेरिया होता है कि यू आर अ टैक्स फाइलिंग सिटीजन ऑफ इंडिया। सो आप यदि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको वीजा प्रोसेस में काफी हेल्प होती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स है एक पर्सन को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के। बिल्कुल। और इनकम का प्रूफ है, उसके साथ में लोन्स मिलने में भी इसका मदद है। आसानी है। और अगर आपके नाम पर किसी ने एक्स्ट्रा टैक्स पे किया हुआ है, तो वो रिटर्न मिलने में भी, अजिंक्य करेक्ट मी इफ आई एम बेनिफिट है। रॉन्ग, बट लेकिन करेक्ट। जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तभी आपको जो तभी एक्सेस आपको ये सब बेनिफिट्स है। ग्रेट। तो हमारे जो ऑडियंस एंटरप्रेन्योर्स है उन्होंने भी कुछ क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया है। आई एम वेरी हैप्पी कि आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ये सेशन आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट हो, इसलिए आप क्वेश्चंस चैट बॉक्स में पूछते रहिए। आई विल बी टेकिंग दोस क्वेश्चंस एज वेल। तो पैरेलली लेट्स टेक दिस क्वेश्चन कि प्रवीण जी काम कर रहे हैं अभी, यस। और कैन ही बी अ पार्टनर इन एलएलपी? इफ यस, विल दैट क्रिएट एनी प्रॉब्लम इन अ जॉब? और एलएलपी में साइलेंट पार्टनर हो सकते हैं क्या? यस, देखिए फर्स्टली विथ रिगार्ड्स टू आपने जो क्वेश्चन पूछा है, बहुत लोग को ये होता है कि उनको स्टार्टअप स्टार्ट करने की इच्छा है, अपनी अपनी खुद की एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करना है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, आप पार्टनर उसमें कर सकते हैं। लेकिन इसमें इशू एक आपको एक आ सकता है, आपको एम्प्लॉयमेंट आपका एग्रीमेंट देखना पड़ेगा। पर कंपनी टू कंपनी एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट अलग होता है, कि उसमें अगर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकते इवन एज अ पार्टनर और डायरेक्टर, तो that means you are breaking that agreement. So basically आपने आपके एम्प्लॉयर एग्रीमेंट चेक करना चाहिए, और यदि आपको इच्छा है साइड बाय साइड एक आपका स्टार्टअप करने की, तो आपको
आपके एचआर और उससे कंसल्ट करना चाहिए सबसे पहले विथ रिगार्ड्स टू योर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, जो पॉलिसीज है। एंड यस, विथ रिगार्ड्स टू स्लीपिंग पार्टनर आप एक्ट कर सकते हो। ग्रेट अजिंक्य, दैट वाज रियली हेल्पफुल। मूविंग फॉरवर्ड, हम आज के डिस्कशन में इनकम टैक्स के साथ में जीएसटी के बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं। तो जीएसटी यानी क्या? और पहले हम सुनते थे बहुत सारे टाइप के टैक्सेस, उसमें सर्विस टैक्स था, उसमें सेल्स टैक्स था, उसमें वैट था, अलग अलग तरीके के टैक्स। अभी वो कंसोलिडेट हुआ है जीएसटी करके। तो हम जानना चाहते हैं अजिंक्य कि जीएसटी क्या है, और क्या जीएसटी का नंबर लेना ये मैंडेटरी है क्या? ओके, सो जीएसटी, अगर जीएसटी का नाम कहता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये जो एक्ट जैसे आपने कहा है आनंद जी, इसमें बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब एक इनकम पे जो डायरेक्टली टैक्स नहीं होते, इनकम टैक्स या आपके डायरेक्ट जो इनकम आपके हाथ में है उस पर टैक्स होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स पे जो इनकम पे डायरेक्टली चार्ज नहीं किया जाता उसे इनडायरेक्ट टैक्सेस कहा जाता है। सो बेसिकली जितने भी टाइप के बाकी आप टैक्सेस पे करते हो, दोज आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो इसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स अभी करंटली जो आया है 2017 से, उसके पहले कई सारे, बहुत सारे, मतलब हर स्टेट के अलग अलग एक्ट्स के अंदर अलग अलग टैक्सेस थे, हर स्टेट वाइज अलग टैक्स था। इसमें वैट आता है, आपको कॉमनली पता जो है वो है वैट और सर्विस टैक्स। उसके अलावा एक्साइज ड्यूटी था, कस्टम्स, और उसमें एंटरटेनमेंट टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस जो थे हमें पता भी नहीं थे, और उनके इतने सारे कंप्लायंसेस रख पाना मुश्किल था। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक सिंप्लीफाइड टैक्स, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये लेकर आया है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स व्हिच इज लेविएबल ऑन योर सेल्स ट्रांजैक्शंस। जो भी आपकी आउटपुट आप करते हो, चाहे आप सेल्स ऑफ गुड्स हो, बेसिकली इन्होंने सारे टैक्सेस को कवर कर लिया, सारे टैक्सेस को बंद कर दिया और बोल दिया कि अब से ये एक ही टैक्स रहेगा, ताकि बिजनेसमैन को 100 तरह के टैक्सेस का कंप्लायंस ना करते हुए सिर्फ एक ही टैक्स का कंप्लायंस करना है, दैट इज जीएसटी। तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन जो है, तो रजिस्ट्रेशन पार्ट है, यदि आप एक ही स्टेट में बिजनेस करते हैं, यदि आप महाराष्ट्र में, यदि आप गुजरात में, तो गुजरात में ही यदि आप सिर्फ बिजनेस करते हो, और आपको पता है कि मेरी एक जैसे लोकल शॉप है, मेरा किराना स्टोर है, तो जो कि यहीं पे रहने वाली शॉप तो मूव होने नहीं वाली, तो मैं बेसिकली मेरे जो कस्टमर भी रहेंगे वो लोकल, जैसे पुणे में शॉप है तो मेरे पुणे में ही पुणे के कस्टमर रहेंगे, महाराष्ट्र के अंदर रहेंगे। तो उसमें इन्होंने बेनिफिट ऐसा दिया हुआ है कि आपको एक स्लैब लिमिट दे दी है कि यदि आपका टर्नओवर 40 लाख से नीचे है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी रह सकते हो। और सिमिलरली यदि आप सर्विस सेक्टर में हो, सर्विस इंडस्ट्री में हो, सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो उसमें आपको 20 लाख की लिमिट दी हुई है। तो आप 20 लाख के नीचे यदि आपका टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर है, कोई भी साल में आप 20 लाख से नीचे है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। लेकिन सर्विस सेक्टर में कैसा है कि आपके क्लाइंट्स ऑल ओवर इंडिया हो सकते हैं, अब्रॉड भी हो सकते हैं। तो जीएसटी के प्रोविजंस के अनुसार यदि आपका बिजनेस एक स्टेट के बाहर जाता है, यदि आपका क्लाइंट एक स्टेट से बाहर, मतलब आपका बिजनेस लोकेटेड है महाराष्ट्र में और आपका क्लाइंट है गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कहीं भी, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो बेसिकली आपको इंटर स्टेट बिजनेस करना है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन करना है, तो आपको मैंडेटरली जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। बिल्कुल। और एक बात इसमें अजिंक्य जी है कि हम जब जीएसटी के बारे में सोचते हैं उसमें बहुत सारे अलग रूल्स होते हैं। तो कौन से बिजनेसेस के लिए जीएसटी मैंडेटरी है? उसमें बिजनेस टाइप का कुछ है या कैसे? उसमें बिजनेसेस का टाइप नहीं है सर, जिसमें हर टाइप का, यदि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप सोल प्रोप्राइटर हो, आप पार्टनरशिप हो, आप एलएलपी हो, आप प्राइवेट लिमिटेड हो, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की, जैसे मैंने स्लैब्स जो बताया, अगर आप गुड्स में डील करते हो 40 लाख और विद इन द स्टेट डील करते हो, तो आपको 40 लाख का टर्नओवर का एग्जेम्पशन है, मतलब आपका टर्नओवर उसके नीचे है तो आपको करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली सर्विसेज में 20 लाख की लिमिट है, और इंटरस्टेट करते हो तो कोई लिमिट नहीं है, इवन 1 रुपए का भी यदि टर्नओवर है आपका, तो आपको मैंडेटरली जीएसटी में रजिस्टर होना है और जीएसटी के कंप्लायंसेस फॉलो करना है। सिमिलरली इसमें बेनिफिट्स उनको हो सकता है यदि आप एग्रीकल्चरलिस्ट हो, यदि आपका फार्मर हो,
तो और आपका खुद के फार्म से आप डायरेक्टली कुछ सेल आउट करते हो एपीएमसी मार्केट में, सब्जी मंडी में, तो उसमें आपको जीएसटी लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये जो कुछ स्पेसिफिक जैसे फार्मिंग हो गया, यदि आप फ्रूट्स वेंडर हो, यदि आप धान्य मतलब धान्य भंडार, आपका किराना स्टोर है, उसमें बहुत सारी चीजें फूड आइटम्स है, बेसिकली फूड रिलेटेड आइटम्स, ये एग्जेम्प्टेड में आते हैं, तो उसमें आपको जीएसटी लायबिलिटी कभी आ नहीं सकती है यदि, तो इसीलिए आपको इसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आपको इसमें आपको टैक्स ही नहीं आएगा कभी आउटपुट पे, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने में से उन्होंने बेनिफिट दिया है कि यदि आप सिर्फ एग्जेम्प्टेड, जो बहुत सारी एक लिस्ट है जीएसटी डिपार्टमेंट ने दी हुई, यदि आप वो एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट्स में डील करते हो सिर्फ एक्सक्लूसिवली, तो आपको उसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ पे 2-3 आए हैं, मैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ कि हर एक प्रोपराइटर को टैन लेना, टैन ये कंपलसरी है क्या? और क्योंकि कस्टमर्स जो है वो उनको टैक्स डिडक्ट करते हैं टीडीएस, लेकिन जब वेंडर राइट। पेमेंट होता है अ, हम्म। तो वेंडर पेमेंट के टाइम में प्रोपराइटर ने भी उसका टीडीएस कट करना जरूरी है क्या? ऐसा क्वेश्चन है जी, ओके। तो टैन से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ किसके लिए मैंडेटरी है और किसके लिए नहीं है। तो सबसे पहले जितने भी आर्टिफिशियल एंटिटीज जिसे कहते हैं, मतलब एक पार्टनरशिप फर्म हो गया, कंपनी हो गई, एलएलपी हो गया, तो ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है, इसको अपन ने एक ग्रुप बनाकर फॉर्म किया हुआ है। तो कंपनीज, एलएलपीज, इन लोगों के लिए मैंडेटरी है टैन डायरेक्टली जनरेट करना, और इनको मैंडेटरी टीडीएस डिडक्ट करना यदि उनके पेमेंट्स पे एप्लीकेबल है, तो यदि उनके वेंडर्स को वो पेमेंट करते हैं। अब सोल प्रोप्राइटर में एक एग्जेम्पशन ऐसा है, यदि आपको इनकम टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है। इनकम टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल तब होता है जब आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर क्रॉस करता है, तो आपको इनकम टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है। तो यदि आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है और आपको इनकम टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है, तो आपको टीडीएस उस साल से डिडक्ट करना मैंडेटरी है। तो बेसिकली आपको तभी टैन लेना मैंडेटरी हो जाता है। उसके पहले यदि आप, इफ यू आर अ स्मॉल बिजनेस, तो गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है आपके ऊपर एडिशनल कंप्लायंसेस लाना, इसलिए टैन मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है और आपको लेने की भी जरूरत नहीं है। तो the question is that we have started a small business in service industry. Currently, we are two partners in the firm. So right now, can we fill the individual IT return? यानी बिजनेस सोल प्रोप्राइटर करके चल रहा है, तो लेकिन दो पार्टनर्स है फर्म में, ओके। तो आईटी रिटर्न्स जो है वो इंडिविजुअली फिल करने हैं क्या? यस, देखिए यदि आपकी इनकम टैक्सेबल स्लैब से क्रॉस कर जाती है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करना चाहिए, जैसे मैंने आपको उसके बेनिफिट्स बताया है। इट विल क्रिएट योर टैक्स हिस्ट्री। और जैसे फर्म के लिए भी आपको लोन अप्लाई, मतलब फर्म के लिए भी आप यदि कहीं लोन अप्लाई करने जाते हैं, तो पार्टनर्स का भी आईटीआर उसमें लगता है, और एज अ गारंटर वगैरह पार्टनर्स को वो लोग पर्सनली उसमें लायबल करना चाहते हैं। इसीलिए आपको, आप फर्म का अगर आईटीआर फाइल करते हो, तो आप सजेस्ट करूंगा मैं आपको कि आप आपका भी आईटीआर फाइल करें इंडिविजुअली भी। फर्म के साथ साथ आपका भी, आपको पार्टनर्स का आईटीआर फाइल करना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू अजिंक्य। अंकित जी का क्वेश्चन है कि उन्होंने क्लॉथ गारमेंट बिजनेस शुरू किया है, पार्टनरशिप फॉर्म, वी रिक्वायर आईटीआर फाइलिंग, डू वी रिक्वायर आईटीआर फाइलिंग, और यस। या क्लॉथ बिजनेस है? यस। यस, वी रिक्वायर आईटीआर फाइलिंग इन दैट केस। ओके, और यदि अगर आपने हाँ, गो अहेड। यस, यदि आपने पार्टनरशिप फर्म फॉर्म की हुई है, तो उसमें आपने डेफिनेटली आईटीआर 3 आपको फाइल करना है बिजनेसेस के लिए। ओके, सर्विस इंडस्ट्री में टर्नओवर इज नॉट एक्सीडिंग अबाउट 20 lakhs, बट क्लाइंट इज आस्किंग फॉर जीएसटी बिल। करेक्ट। यस, सर्विस इंडस्ट्री एक्चुअली एक ऐसी इंडस्ट्री है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इनवॉइसेस काफी कम रहते हैं, क्योंकि डे टू डे ट्रांजैक्शंस नहीं रहते हैं ज्यादा। जिससे एक, अगर आपकी किराना स्टोर है, तो उसमें दिन भर में इतने कस्टमर आते हैं, आप उनको कितने बिल दे सकते हैं हैंडमेड। तो सिमिलरली सर्विस इंडस्ट्री में बिल का वॉल्यूम कम रहता है, तो मोस्टली वेंडर्स आर, मोस्टली जो भी बिजनेसमैन है वो रजिस्टर्ड रहते हैं जीएसटी में, और
क्रेडिट एक जीएसटी जो ऐसा है जिसमें मैं एक टॉपिक छेड़ूंगा, जीएसटी का क्रेडिट आपको मिलता है, आपने सुना होगा सबने कि जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो ये जो क्रेडिट का फ्लो है, यदि मैं एक बिजनेस हूँ एक और आप भी एक बिजनेस पर्सन है, तो ये B2B ट्रांजैक्शन जिसे कहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, तो इसमें बिजनेस टू बिजनेस का फ्लो क्रेडिट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसीलिए एक्चुअली सब लोग जीएसटी में रजिस्टर हो जाते हैं ताकि एक स्मूथ फ्लो बना रहे, क्योंकि एक बिजनेस से अगर मैं खरीदता हूँ तो मुझे उसका क्रेडिट मिलता है, और मैं सामने जब मैं बेचता हूँ तो जो भी मेरे आउटपुट टैक्स बनता है, मुझे सेल्स पे जो भी टैक्स है उसमें मैंने परचेज जो किया हुआ है, जो भी मैंने एक्सपेंस किया हुआ है उसमें मुझे क्रेडिट मिल रहा है, तो उतना पैसा मेरा आउटफ्लो बच रहा है टैक्स पेमेंट में। तो इसीलिए एक्चुअली सबको जीएसटी बिल की रिक्वायरमेंट होती है। तो यदि आप सर्विस इंडस्ट्री में, तो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जीएसटी में डेफिनेटली रजिस्टर हो जाइए। बिल्कुल। एक क्वेश्चन है, SGST, CGST और IGST ओके, और इसके इनपुट इनपुट टैक्स इनपुट क्रेडिट क्रेडिट प्रोसीजर। प्रोसीजर, ओके, श्योर श्योर। तो इसमें एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी सेंट्रल हो गया, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड। तो जैसे जो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस होते हैं, अब इसमें दोनों स्टेट इन्वॉल्व है और सेंटर भी इन्वॉल्व है, क्योंकि मैनेज करने में, तो ये तीनों को कंबाइन में कैसे उसको हैंडल करे करके उन्होंने एक इंटीग्रेटेड इसको नाम दे दिया, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जैसे अगर जीएसटी एट द रेट ऑफ 18% हम कहते हैं, तो यदि आप लोकल इंट्रा स्टेट सेल करते हो, विद इन द स्टेट सेल करते हो, तो उसमें 9 + 9 18 ऐसा बनता है। इंटीग्रेटेड आईजीएसटी जो टैक्स है वो 18% डायरेक्टली चार्ज होता है, और वो गवर्नमेंट और स्टेट्स को आपस में उसको फिर उनका जो रेशियो फिक्स होता है उसके हिसाब से वो डिवाइड कर लेते हैं। तो इसलिए अब इनके रूल्स सेट ऑफ के ऐसे हैं, एसजीएसटी can be set off only with SGST or IGST. CGST can be set off with either only CGST or IGST, and IGST can be set off either with SGST and CGST. तो आपको ये कॉमनली आपको अलाउड है इसमें, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो आपको ध्यान में रखना है वो है सीजीएसटी और एसजीएसटी का आपस में सेट ऑफ अलाउड नहीं है, क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी स्पेसिफिकली इंट्रा स्टेट सेल में चार्ज किया जाता है, और एक ही स्टेट में होने के कारण आप मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि 29 स्टेट्स है आपके स्टेट में, तो इसका उसको आप गवर्नमेंट एलोकेशन में दिक्कत जाता है, फंड्स एलोकेशन में, इसलिए ये रूल आया हुआ है कि आप एसजीएसटी और सीजीएसटी का टैक्स पेमेंट आपस में सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो सिमिलरली एक और बार अगर मैं सिंप्लीफाइड करना चाहूँ, तो आईजीएसटी का पेमेंट के लिए आप एसजीएसटी और सीजीएसटी का क्रेडिट यूज कर सकते हैं, और नेचुरली आईजीएसटी का तो कर ही सकते हो, और एसजीएसटी के पेमेंट के लिए आप सिर्फ आइदर एसजीएसटी का कर सकते हो, आईजीएसटी का कर सकते हो। सीजीएसटी के पेमेंट के लिए या तो आप सीजीएसटी का कर सकते हो या आईजीएसटी, आईजीएसटी यूनिवर्सल है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच अजिंक्य, दिस वाज प्रीटी हेल्पफुल। और एक क्वेश्चन है, इज इट नेसेसरी टू फिल जीएसटी रिटर्न एवरी ईयर इफ द टर्नओवर इज नॉट एक्सीडिंग नॉट एक्सीडिंग 20 लाख। एज आई सेड, यदि आपका टर्नओवर 20 लाख के नीचे है तो आपको जीएसटी रजिस्टर, और सर्विस के लिए बात कर रहा हूँ मैं, सर्विसेज में यदि आप पूछ रहे सवाल, और 20 लाख के नीचे टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, और रजिस्ट्रेशन यदि आप करते नहीं हो तो जीएसटी फाइलिंग आपको करनी नहीं है, क्योंकि सवाल ही नहीं होता। और यदि आप जीएसटी में रजिस्टर हो जाते हो तो जीएसटी रजिस्टर एक बार होने के बाद उसके कंप्लायंसेस मैंडेटरी है, मतलब एवरी मंथ, एवरी ईयर भी नहीं है, एवरी मंथ जीएसटी फाइलिंग आपको करनी है, और आपको एवरी मंथ उसका टैक्स पे करना है यदि कोई आउटपुट लायबिलिटी है तो। और यदि नील है, कोई सेल और परचेस उस मंथ में नहीं हो पाया है, फिर भी आपको मैंडेटरी है जीएसटी रिटर्न में नील ऑप्शन होता है, वो नील ऑप्शन सिलेक्ट करके रिटर्न फाइल करना। तो जीएसटी रिटर्न ये मैंडेटरी कंप्लायंस है। बिल्कुल। और एक बात भी बता दीजिए, अगर आपने ये कंप्लायंस नहीं किया तो उसके जी परिणाम क्या है? श्योर। तो इसके अगर आपने जीएसटी रिटर्न, जिससे एक मैंडेटरी कंप्लायंसेस है, उसमें आप यदि आप जीएसटी रिटर्न फाइल करने में मिस हो जाते हैं तो इसमें आपको पेनाल्टी चार्ज की जाती है, जिसे लेट फीस कहते हैं, जिसमें सीजीएसटी एसजीएसटी एक्ट में मिला के आपको बताऊंगा। यदि आपका नील रिटर्न था उस मंथ, कोई नील ट्रांजैक्शन था, तो आपको 20 रुपए पर डे की पेनाल्टी उसमें आपको बेयर करनी पड़ेगी। और सिमिलरली आपको, अगर आप उसमें कुछ ट्रांजैक्शन थे जो आपने रिपोर्ट नहीं किए उस मंथ में, तो उसमें आपको 50 रुपए पर मंथ पर डे के हिसाब से आपको उसमें पेनाल्टी फाइल करनी पड़ेगी, मतलब आप जब भी फाइल करेंगे उसके साथ पेनाल्टी लगेगी पर डे ऑफ डिले। सिमिलरली यदि आप 2 मंथ कंटिन्यूअस आप डिफॉल्ट करते हो जीएसटी रिटर्न फाइल करने में, आपका ईवे बिल ब्लॉक हो जाता है, तो आप ईवे बिल इशू नहीं कर सकते। तो नेचुरली आपको कोई गुड्स कहीं एक सिटी से दूसरे सिटी या कहीं भी आपको लोग भी भेजना है, तो ईवे बिल जैसे आपको जरूरी है 50,000 के ऊपर जनरेट करना, तो आप वो नहीं कर पाते हो तो आप गुड्स सेंड नहीं कर सकते हो, इट विल बिकम इलीगल।
तो आपको पहले रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, फिर आपको ई वे बिल उसको अनब्लॉक करवाना पड़ेगा, वो भी एक है। और आप 3 मंथ से ज़्यादा आप अगर या 6 मंथ से ज़्यादा जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करते हो एट अ स्ट्रेट, तो आपका जीएसटी रिटर्न कैंसिल हो जाता है, क्योंकि आपका इट विल बी अज्यूम दैट योर बिजनेस इज नॉन ऑपरेशनल, इसीलिए आप जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो और वो कैंसिल कर दिया जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिसर खुद से कैंसिल कर देता है, जीएसटी ऑफिसर। और ऐसा कोई अजिंक्य जी सर्विस है जो यहाँ से आउटसाइड स्टेट या आउटसाइड कंट्री में कोई सर्व करता है, तो और उनका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा नहीं है, तो भी उनको जीएसटी मैंडेटरी है? यस यस, इंटरस्टेट सप्लाई के लिए सर्विस हो या गुड्स हो, यदि आपका 1 रुपए का भी टर्नओवर है तो आपको मैंडेटरी मतलब जीएसटी लेना जरूरी है। मतलब उसमें टर्नओवर का क्राइटेरिया नहीं है बेसिकली। यदि आपको पता है आपका बिजनेस इंटरस्टेट होने वाला है या इंडिया के बाहर भी उसको इंटरस्टेट ही कहते हैं, तो आपको मैंडेटरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना। ओके। एक क्वेश्चन है कि if you are exceeding turnover 20 lakhs, then no need to file GST, no need to get GST. I think हम ये okay. When I what I added, turnover is not exceeding 20 lakhs, then no need to file GST, no need to get GST. इसमें सर मैं एक और बार क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि 20 लाख की जो लिमिट है वो सर्विस इंडस्ट्री के लिए है, और जो 40 लाख की जो लिमिट है वो गुड्स सेक्शन के लिए है। तो यदि आप एक वेंडर हो या सेलर ऑफ गुड्स है, तो आपको 40 लाख की लिमिट दी गई है, तो आपका टर्नओवर उसके नीचे है, तो आपको मैंडेटरी नहीं है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना। ओके। तो यानी और एक क्वेश्चन है कि आईटीआर अगर फाइल नहीं किया कोई एक साल, तो जैसे हमने जीएसटी के बारे में पूछा कि उसकी पेनल्टी आपने बता दी, तो आईटीआर की पेनल्टी क्या है? आईटीआर में सर ऐसा है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मतलब 2.5 लाख रुपए जो गवर्नमेंट निधि है, यदि आपकी इनकम 2.5 लाख से नीचे है तो आपको टैक्स 0 लगता है, उस पर एग्जेम्पशन है। तो यदि आपकी इनकम 2.5 लाख से नीचे है, टोटल मिला के सारे इनकम के सोर्सेस मिला, आपका एफडी, इंटरेस्ट, आपका बिजनेस इनकम, आपका आपने कुछ सेल किया है, रेंटल इनकम, जो भी सारे इनकम सोर्सेस मिला के 2.5 लाख से अगर नहीं है टोटल, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी नहीं है, वो आपका ऑप्शन बन जाएगा। बट आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाती है तो मैंडेटरी है आईटीआर फाइल करना। और आईटीआर की एक फाइलिंग फीस है, यदि आप जैसे यूजुअली ड्यू डेट होते हैं जुलाई, और तो आप उसके लेट फाइल करते हैं तो, और टैक्सेबल लिमिट में नहीं है, मतलब 5 लाख से नीचे आपकी इनकम है यदि, तो आपको 1,000 रुपए की पेनल्टी है। और 5 लाख से ऊपर आपकी इनकम है और आपने आईटीआर फाइल नहीं किया टाइम पे, तो आपको 5,000 रुपए पेनल्टी रहेगी दिसंबर तक। और यदि आपने दिसंबर से भी लेट फाइल किया है तो आपको उसमें 10,000 रुपए की पेनल्टी है। और उसके साथ साथ आपने जितनी इनकम छुपाई है, यदि अगर ऐसा है कि आपकी बहुत सारी इनकम है और आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है अब तक, कई सालों से अब तक फाइल नहीं किया है, तो उसमें इनकम एस्केपिंग असेसमेंट ऐसा एक प्रोसीजर है जो लग जाता है, जिसके अंदर वो जितना आपने इनकम छुपाया उसके करीबन आपका टैक्स लायबिलिटी बन जाता है ऑलमोस्ट उतने का अमाउंट का पेनल्टी, और वो सब चार्ज करके आपको ऑफिसर से नोटिस आ जाएगा, और वो बोलेंगे कि हमारे हिसाब से आपकी इनकम इतनी इतनी है, आपने यहाँ से छुपाई है, आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदी है जो आपने रिपोर्ट नहीं की कभी, तो ये सब ट्रांजैक्शन जो आपने छुपाया है वो उसको कैलकुलेट करके आपके ऑफिसर आपको नोटिस सर्व करेगा, और उसमें फिर आपको बेसिकली आपका इनकम टैक्स का केस बन जाएगा उसमें। एक क्वेश्चन है, व्हाट इफ यू हैव अ पार्टनरशिप फर्म एंड यू आर नॉट डूइंग बिजनेस फॉर 6 मंथ्स प्लस, डज द जीएसटी नंबर Okay. गेट डिसॉल्व? Yes, if you are not doing any business for 6 months, that means you are filing nil return. Basically आप रिटर्न फाइल कर रहे हो बट आप nil फाइल कर रहे हो, तो जीएसटी डिपार्टमेंट का ऐसा कहना है कि आप रजिस्ट्रेशन मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन तभी लो जब आपको आपका बिजनेस शुरू हो गया, तो उसमें एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ परचेज इनवॉइसेस वगैरह शो करने पड़ेंगे जो भी आपने बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस किए हुए हैं। तो यदि आप उसके साथ भी फाइल करते हो तो आपका जीएसटी डिसॉल्व नहीं हो। बिल्कुल। फॉर ईच कॉमर्स बिजनेस जीएसटी इज नेसेसरी फॉर 20 lakhs. Correct. Yes. So if you are doing e-commerce business, as in
if you are getting registered on Amazon, Myntra, Flipkart, Meesho, Shopify, वेरियस साइट्स है जिस पे आप रजिस्टर कर सकते हो, और उसके थ्रू यदि आप आपका बिजनेस कर रहे हो तो उसके लिए मैंडेटरी क्राइटेरिया है, उसमें टर्नओवर का क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि अगेन जैसे मैंने आपको बताया फ्लो ऑफ क्रेडिट जो है वो सारे बिजनेसेस के लिए फ्लो मेंटेन, आपके कारण फ्लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसलिए ये गवर्नमेंट ने लाया हुआ है कि सारे ट्रैक रख सके फ्लो ऑफ क्रेडिट का, इसलिए आपको मैंडेटरी है अगर आप ई-कॉमर्स साइट पे बिजनेस करते हो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना। Is it mandatory to give GST bill to non-registered GST customer as they require it for IT returns? ओके, सो इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड नहीं रहेगा ये जीएसटी बिल, लेकिन यदि आप खुद जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन हो, आप एक जीएसटी रजिस्टर्ड सेलर हो, आपको मैंडेटरीली जीएसटी वाला ही बिल इशू करना है, विदाउट जीएसटी आप बिल इशू नहीं कर सकते हो। यस, और ये 2,50,000 की जो अंकित लिमिट जी ने है, पूछा है कि if business यस, run partnership but income is not exceeding, नॉट एक्सीडिंग yeah, 2,50,000। सो यस, ये 2,50,000 की जो लिमिट है ये एक इंडिविजुअल को इंडिविजुअल और एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यदि है, इंडिविजुअल को या एचयूएफ को एप्लीकेबल है सर। तो अगर आपका बिजनेस है तो आपको इन रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। और बिजनेस में जैसे एक और सवाल पे अपन, इफ वी कैन जंप टू दैट क्वेश्चन कि एक बिजनेस को क्या क्या बेनिफिट है आईटीआर फाइल करने के, तो क्यों आपने आईटीआर फाइलिंग करना चाहिए, स्पेशली अगर आप पार्टनरशिप है, एलएलपी है, प्राइवेट लिमिटेड है, इवन आप सोल प्रोप्राइटर क्यों ना हो, यदि आपने जैसे आज बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन सभी को पता है कि एक बिजनेस कितना डिफिकल्ट चीज है स्टार्ट करना और उसको फ्लरिश करना, तो शुरू में चांसेस है कि आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो बिजनेस में और इनिशियली आप लॉस इनकर करें, पहले 2 साल 1.5 साल में आपको ब्रेक इवन आने में लग जाए, और उसके 3 साल बाद यूजुअली आप प्रॉफिट वाले फेज में धीरे धीरे आना चालू करें, और अगले 6-7 साल 8 साल 10 साल में आपका बिजनेस सेटल हो जाएगा प्रॉपरली। लेकिन शुरू में जो आपने लॉसेस इनकर किए हैं, तो इसका आपको बेनिफिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देना चाहता है यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पे फाइल करते हैं तो यदि जैसे मैं इस साल बिजनेस किया मुझे 2 लाख का लॉस हो गया, अगले साल मैंने बिजनेस किया मुझे 1.5 लाख का लॉस हो गया, लेकिन तीसरे साल जब मैंने बिजनेस किया मुझे 6 लाख का प्रॉफिट हुआ है, और यदि मैंने पहले 2 साल में अगर मैंने अज्यूम करता हूँ मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हूँ, पहले 2 साल में मैंने आईटीआर फाइल करना भूल गया, मैं सोचा यार लॉस हो गया क्या रिटर्न फाइल करना है, तो लॉस रिटर्न फाइल नहीं किया अपन ने पहले 2 साल में, और तीसरे साल आपको 6 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो न्यू कंपनी टैक्सेशन प्रोविजन के हिसाब से आपको रफली 26% का टैक्स लाइबिलिटी आता है, तो आप 6 लाख पे 26% आप यदि कैलकुलेट करते हो, तो यदि उसमें आपको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी आ गया है आपको इस केस में, मतलब रफली आपको 2.5 लाख के आसपास की टैक्स लाइबिलिटी आ गई है इस केस में। तो यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फर्स्ट डे से फाइल करते हैं तो आपके पास एक लॉस रिटर्न होता था, आपने पहले साल 2 लाख का लॉस रिपोर्ट किया है, सेकेंड ईयर में आपने 1.5 लाख का लॉस रिपोर्ट किया हुआ है, तो टोटल 3.5 लाख का आपके पास लॉस के लिए सेट ऑफ है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आपको हम सेट ऑफ देने के लिए रेडी है यदि आप बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये आपको जो इनिशियली लॉस हुआ है यदि आपने इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पे फाइल किया हुआ है, तो आपको ये 3.5 लाख का सेट ऑफ मिल गया बेसिकली, तो आपको 6 लाख की इनकम में से 3.5 लाख का पिछले साल लॉस, पिछले 2 साल में आप लॉस कर चुके हो, इसलिए उन्होंने सेट ऑफ दे दिया, बचे हुए आपको सिर्फ 2.5 लाख पे टैक्स पे करना है, 2.5 लाख पे 25% टैक्स बोले तो 40,000 के आसपास रफली आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ गई, सो आपकी टैक्स लाइबिलिटी आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस हो गया, आपके जेब से कितना कम पैसा गया टैक्सेस के अंदर, तो ये टैक्स सेविंग टूल है, तो इसीलिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ये एक बेनिफिट बन जाता है। सेकेंडली लोन वगैरह से रिलेटेड वीजा और इनकम टैक्स यदि आपका किसी ने टीडीएस डिडक्ट किया हुआ और टीडीएस आपके इसमें डिपॉजिट हो गया है, लेकिन जब तक आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते आप वो क्लेम नहीं कर सकते, दैट इज द रूल। सो अगेन वो एक बेनिफिट बन जाता है कि आपका रिफंड है बहुत सारे, और आपको आ गया किसी ने टीडीएस आपका डिडक्ट कर चुका है, सर्विस सेक्टर में यूजुअली ज्यादा होता है, टीडीएस आपका डिडक्ट कर चुके हैं, कॉन्ट्रैक्टर है आप या प्रोफेशनल है, आईटी फर्म है आपकी, फ्रीलांसर हो, तो उसमें आपका टीडीएस डिडक्ट होता है, लेकिन आप क्लेम नहीं करते हो आईटीआर फाइल नहीं करके, तो जो भी 15-20 हजार 50,000 60,000 का अमाउंट है उसका आपका नुकसान हो रहा है बेसिकली आपका रिटर्न फाइल ना करने से। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अजिंक्य आपने बोला कि एक कंप्लायंट बिजनेस अगर यस, है तो उनके जो लॉस है उसका भी बेनिफिट बाद में बेनिफिट, आप जब प्रॉफिट करना शुरू करते हैं तब आपको होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग। एग्जैक्टली, और अभी हम एक छोटा सा पॉज लेके नीतीश हमारे जो कलीग है उनको भी इनवाइट करते हैं। वो हमें बताएंगे कि दयासरा फाउंडेशन और वकील सर्च ये जो हमें सपोर्ट करता है
तो नीतीश वुड आल्सो लाइक टू नो फ्रॉम यू, दयासरा के पोर्टल पे हम एंटरप्रेन्योर्स कैसे सपोर्ट ले सकते हैं, इसके बारे में नीतीश जी हेल्प जी जी। कीजिए। सो दयासरा फाउंडेशन का जो हमारा पोर्टल है, वेबसाइट है, वहाँ पे हमने इस जो भी एंटरप्रेन्योर्स को सर्विसेज लगते हैं वो अंडर वन रूफ हमने देने की कोशिश वहाँ पे की है। आपको जो भी सर्विसेज लगते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑपरेशन और द बिजनेस प्लानिंग, starting from the business planning to the end, the compliance and every part. So we have tried to provide all the services under one roof. So आप दयासरा फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाके आपको जो भी सर्विसेज है, स्टार्टिंग टू स्टार्ट योर बिजनेस, टू मैनेज योर बिजनेस और टू ग्रो योर बिजनेस, all the services are available on our website. और ये सर्विस अवेल करने के लिए बेसिकली यू हैव टू गो ऑन टू द पोर्टल और सर्विस सिलेक्ट कर दीजिए। वहां पे एक छोटा सा फॉर्म, और वो फॉर्म में आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भर देंगे और सबमिट करेंगे, तो हमारी एक्सपर्ट टीम से आपको कॉल आके वो जो इंफॉर्मेशन है वो आपको कंफर्म करेगी, और आपको जो सर्विस चाहिए की हुई सर्विस आपको डिलीवर हो जाएगी। ऐसा हमारा सिंपल सा प्रोसीजर है। हमारे वेबसाइट पे हम जो उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको यूजफुल है, तो हम भी थैंक यू नीतीश फॉर joining us and sharing how they can help us. अजिंक्य सर लिटिल मोर कि वकील सर्च के एक्सपीरियंस में जो है उसको किस तरह का फायदा होता रहता है, और आप बहुत सारे बिजनेसेस के साथ में काम करते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस क्या है? जी, तो एक्सपीरियंस के लिए जैसे एक मैंने एग्जांपल बताया था, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल था लॉस रिटर्न से रिलेटेड। तो सिमिलरली एक बेनिफिट है यदि आप स्टार्टअप कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं। अभी करंटली बहुत क्रेज है स्टार्टअप कंपनीज का, और सब लोग, एवरी यंग पर्सन वांट्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर एंड वांट्स टू फॉर्म हिज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और उसको एक सक्सेसफुली ग्रो करना चाहते हैं, तो विच इज अ गुड थिंग। तो उसमें एक जैसे फंडिंग वगैरह जिन जो हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस को कोई एक एंजल इन्वेस्टर फंड करे, सबका एक ड्रीम होता है। तो उसमें कैसा है कि यदि आप एक कंप्लायंट बिजनेस हो, एक ड्यू डिलिजेंस करके कॉन्सेप्ट है जिसमें जो एंजल इन्वेस्टर है इट विल गो थ्रू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट हो, आपके बिजनेस स्टाइल हो, आपको प्रेजेंटेशन हो, आपके प्रोजेक्शंस हो, और सिमिलरली आपके कंप्लायंसेस। सो ड्यू डिलिजेंस का एक वन ऑफ द मेजर पार्ट है कंप्लायंसेस। तो उसमें कंप्लायंसेस आप कौन कौन से हैं आपके बिजनेस में एप्लीकेबल है, प्लस उसमें आप कौन कौन से फॉलो करते हो। तो यदि एक बिजनेस कंप्लायंसेस करना चाहता है और कर रहा है उसको पॉजिटिवली, सारे मंथ्स के जीएसटी रिटर्न टाइम पे फाइल कर रहा है, इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पे फाइल हो रहा है, और जो भी मतलब और अदर कोई एप्लीकेबल फॉर्म्स है स्पेसिफिक बिजनेस में, अगर कोई लाइसेंसेस रिक्वायर्ड है वो लाइसेंसेस है हमारे पास, सब प्रॉपरली परफेक्टली फंक्शनिंग बिजनेस है, तो उसमें एक जेन्युइनिटी दिख के आती है कि ये बंदा जो है वो जनरली मतलब बिजनेस कर रहा है और सारे कंप्लायंसेस भी टाइम टू टाइम हो रहे हैं। इसका मतलब ही इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन ग्रोइंग हिज बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टर्म। क्योंकि अगर आप सारे कंप्लायंस अभी से प्रॉपरली कर रहे हो तो आप एक आगे जाके डिफॉल्टर भी नहीं बनोगे, और आप ऐसे बिजनेस के साथ ही यूजुअली कोई भी जुड़ना चाहेगा, इवन अ बैंक क्यों ना हो। जैसे आपको क्रेडिट रेटिंग दी जाती है, तो सिमिलरली आपके इनकम टैक्स हिस्ट्री देखी जाती है, आपके बाकी कंप्लायंस हिस्ट्री देखी जाती है, तो वो सब अगर आप प्रॉपर है तो इट क्रिएट्स लाइक अ गुड इमेज, गुडविल फॉर योर बिजनेस, which is very important in getting any funding or even while functioning। यदि आप जैसे आप में से एक ने सवाल पूछा था कि मुझे जीएसटी तो मैंडेटरी नहीं, लेकिन मेरे कस्टमर बहुत जीएसटी बिल मांगते हैं सर्विस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। द रीजन इज कि आप जीएसटी अगर रजिस्टर्ड हो और आपको कोई बिजनेस इंक्वायरी आती है, तो उसमें आपका बेनिफिट ऐसा है कि दिखता है आपके बिजनेस के बारे में, आपके जीएसटी नंबर डाल के कोई भी सर्च कर सकता है कि ये कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेटेड है, जेन्युइन है या नहीं। क्योंकि अभी ऑनलाइन बिजनेस का इतना ट्रेंड है, तो समटाइम्स इट क्रिएट्स अ सस्पिशन दैट ये जो जिसके साथ मैं बिजनेस कर रहा हूँ वो जेन्युइन है या नहीं। बट गवर्नमेंट जिस पे ट्रस्ट कर रही है, जिसको जीएसटी नंबर दिया हुआ है, जो प्रॉपर कंप्लायंसेस कर रहा है, उस पे मैंने भी ट्रस्ट करके देखना चाहिए, क्योंकि ये वैलिड बिजनेस है, जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस है। तो इसीलिए ये रजिस्ट्रेशन की ये बेनिफिट्स है, कंप्लायंसेस की ये बेनिफिट्स है, आपको इसमें न्यू बिजनेस ग्रो हो रहा है। कोई भी वेंडर आपके साथ जुड़ना इसीलिए चाहेगा, अरे इसके पास जीएसटी है तो मुझे क्रेडिट फ्लो में इतनी दिक्कत नहीं जाएगी, तो इसके साथ मैं अगर इससे परचेजेस करता हूँ तो मुझे जीएसटी बिल मिलेगा और मैं आगे इसका क्रेडिट ले पाऊंगा।
यदि आप जीएसटी में नहीं हो, आपसे मैं परचेस करता हूँ, तो मैं जीएसटी का क्रेडिट ले नहीं पाऊंगा क्योंकि आपने मुझे जीएसटी दिया ही नहीं। तो सिमिलरली ये कुछ बेनिफिट्स है आपको कंप्लायंसेस के। ग्रेट। तो अजिंक्य, इट वाज रियली हेल्पफुल। एक लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं बिफोर वी लीव। डू यू हैव एनी एनुअल पैकेज फॉर प्रोप्राइटर कंपनी कंप्लायंस इंक्लूडिंग आईटी रिटर्न? तो ये दयासरा और वकील सर दोनों को क्वेश्चन है। दयासरा के पास में एनुअल पैकेज, एंड वी विल, एंड नीतीश आल्सो माइट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। नीतीश, क्या हमारे पास पैकेज है अभी जिन सर्विसेज कंपनीज का के लिए, पैकेज, छोटे बिजनेसेस के लिए? जिन सर्विसेज जैसे कि जीएसटी रिटर्न हो गया, या इनकम टैक्स रिटर्न है, या अकाउंटिंग सर्विसेज कंबाइंड विद आईटीआर रिटर्न है, या जीएसटी रिटर्न फाइलिंग है, इन सर्विसेज का सोल प्रोप्राइटरी के लिए हमारे पास पैकेज अवेलेबल है। ओके, तो अवेलेबल है पैकेज। सर, आपको बताना चाहता हूँ कि ये पैकेज अवेलेबल है। मिस्टर प्रकाश येडे जी ने पूछा है, तो आप पैकेज है। व्हाट इज प्रिजम्पटिव टैक्स? ओके, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है, छोटे बिजनेस के लिए एक स्पेशल आईटीआर फॉर्म है, आईटीआर 4, जिसमें आपका बिजनेस इनकम यदि 2 करोड़ से नीचे है और सर्विसेज में यदि 50 लाख के नीचे, 2 करोड़ फॉर गुड्स एंड सर्विसेज में 50 लाख, और आप फुल बिजनेस यदि आप बैंकिंग चैनल से करते हो, आपके सारे सेल्स बैंक से गए हुए, सारे पेमेंट आपके बैंक में रिसीव हुए, और जितने पेमेंट्स आपने आपके वेंडर्स को किए हुए, जितने एक्सपेंसेस आपने आपके बिजनेस के लिए किए हुए, सारे के सारे बैंक के थ्रू है 100%, तो आपको उसमें एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि जनरली आपको 8% प्रॉफिट रिपोर्ट करना है। यदि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में फाइल करते हो आईटीआर 4, तो आपको, और आपके इनकम 2 करोड़ और 50 लाख से नीचे है, तो और आप 8% से ऊपर शो करते हो, तो आप ये आईटीआर 4 का बेनिफिट ले सकते हो, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे ज्यादा सवाल नहीं पूछता, आपको सिर्फ पूछता है आपका सेल्स कितना है, आपका प्रॉफिट कितना है। नेचुरली 8% से ऊपर आप रिपोर्ट करते हो, तो आप ये स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो। तो इसमें आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई डेटा, कोई प्रूफ नहीं आएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस नहीं आएगा कि आपने तो इतना ही बताया लेकिन हमको तो लग रहा है ज्यादा है। कोई आपको क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, ये स्कीम का बेनिफिट है। सो इसमें एक और एडिशनल बेनिफिट ऐसा है, यदि आप ये सब बिजनेस यदि बैंकिंग चैनल से करते हो, गवर्नमेंट ऑनलाइन पेमेंट्स और बैंकिंग चैनल प्रमोट करना चाहता है, तो यदि आप बैंकिंग चैनल से थ्रू आपका सेल्स करते हो 100%, तो आपको उसमें 6% ही टैक्स प्रॉफिट रिपोर्ट करना है। मतलब यदि आप, सपोज आपका 1 करोड़ का बिजनेस है, तो आपको मिनिमम, जैसे मैंने कहा, 8 लाख 8% आपको रिपोर्ट करना है, तो 8 लाख आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन आपने 1 करोड़ जो है वो बैंकिंग चैनल से अगर फुल्ली किया हुआ है, तो उसमें आपको सिर्फ 6% रिपोर्ट करना है। तो यदि आप 6 लाख भी इनकम रिपोर्ट करते हो, तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और ये स्कीम सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए है, जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का जो है इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, एलएलपीज वगैरह इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। ओके, ओके, ग्रेट। अजिंक्य जी, आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे सब क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। लेट मी टेल यू दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंफॉर्मेटिव सेशंस दैट वी हैव हैड, एंड हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर सेशंस लाइक दिस बिकॉज इट वाज एब्सोल्युटली हेल्पफुल। तो सब एंटरप्रेन्योर्स के क्वेश्चंस भी आंसर हुए हैं और हमारे क्वेश्चंस भी हमने लिए हैं। तो अजिंक्य, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और हम मिलते रहेंगे ऐसे सेशंस में और डेफिनेटली, आगे जाते हुए भी। जी बिल्कुल। एक मिनट, और कुछ क्वेश्चन है। बहुत दिन से जुड़ा हूँ, रिटायर्ड हूँ, ट्रस्ट है के जरिए सोशल वर्किंग के साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, ई व्हीकल बस ट्रांसपोर्टेशन। जी बिल्कुल श्यामकांत जी, थैंक यू सो मच फॉर ऑफरिंग दिस, एंड we will definitely connect, and you can send an email to our team and our team will take your query forward. You can email us at team@deasra.co.in. तो मैं सबको एक ईमेल एड्रेस भी दे रहा हूँ, और हमारी जो वेबसाइट है वो www.deasra.in। तो यहाँ पे भी आप विजिट कीजिए, वहाँ एक फोन नंबर भी है, वहाँ पे भी आप आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। प्रवीण जी, यू कैन कनेक्ट विथ श्यामकांत जी। ग्रेट।
थैंक यू अजिंक्य जी, और मिलते हैं फिर एक Welcome. बार जी, definitely. सम टाइम सून। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स। चलिए, थैंक यू एवरीवन।